हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका? तो आज हमने ना आपका अकाउंट्स का एक टेस्ट था, उसका थोड़ा एनालिसिस करना है। तो ये था जी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और फाइनल अकाउंट का टेस्ट। ले आओ जी, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उससे अंदाज़ा लगेगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। कॉलिंग फॉर रिलेट टू द बिजनेस ऑफ एबीसी एंटरप्राइज हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट एंड दिस बैलेंस शीट। दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो एबीसी एंटरप्राइज का क्वेश्चन है। एसेट लाइबिलिटी दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप एनालिसिस अगर करते हैं तो 1/4/2016 यहाँ आपको दिया हुआ जी फर्नीचर, देन देयर इज स्टॉक, डेटर्स। डेटर क्लोजिंग पे क्वेश्चन मार्क है। क्रूड सेल और कलेक्शन वगैरह के थ्रू हम यहाँ पहुंचेंगे। देन देयर इज क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग क्लोजिंग सब, कैश इन हैंड दोनों वक्त अवेलेबल। सिंगल एंट्री क्वेश्चन में आपको पता है कि कैश वगैरह में कोई ना कोई पंगा इन्होंने करना ही होता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर allowing 15,000 डिस्काउंट अमाउंटेड टू 585। इसमें कैश एंड बैंक कंबाइंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसकी एंट्री अगर बोली जाए तो ये बनती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। डिस्काउंट में 15,000 डाल देना, 585 डेटर में डाल देना, बैंक में 585 डाल देना, डेटर में कितना 6 लाख। कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 1250 रुपये बाय बैंक, टोटल दिस मच। सर इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्रेडिटर 4 लाख थे, उनको 392 फुल सेटलमेंट में दे दिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर 4 लाख, टू बैंक 392, बाकी टू डिस्काउंट। रेट इनवर्ड है। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, ड्रॉइंग हो गया। नॉर्मल एंट्रियां दोनों की। पेमेंट फॉर फर्नीचर, इसकी भी आप नॉर्मल एंट्री कर देंगे, फर्नीचर टू बैंक। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट 6% परचेज्ड एट 95, 200 शेयर, फेस वैल्यू 100, 1 अक्टूबर, पेमेंट मेड देयर ऑफ। तो इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करते वक्त 95 इंटू 200 लगा लो, इतने पे खरीदना भाई। फेस वैल्यू 100 है पर आपने 95 पे खरीदा और मिडल ऑफ द ईयर परचेज है। फिर आगे लिखा हुआ है कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट है भाई, ध्यान रखना 1 अक्टूबर को खरीद रहे हो तो 31 मार्च तक साल तो पूरा नहीं होगा, 6 महीने होंगे, और वहां आपको इंटरेस्ट एक्रू जरूर करवाना चाहिए। एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग सैलरी इतना पे किया था, मिसीनियस सीट थी। फिर लिखा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू दिस मच। इसकी एंट्री हो जाएगी बी आर टू डेटर। ऑफ दीज बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 वर एंडोर्स इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू बी आर। इंडोर्स बिल 4,000 डिसोनर्ड, लो भाई। इंडोर्स बिल डिसोनर हो गया, उसकी एंट्री हो जाएगी डेटर टू क्रेडिटर। तो ये तो हमने एक डिस्कशन अभी तक बढ़ाई है इसमें। 9,000 रुपए के गुड्स एडवर्टीजमेंट मटेरियल की तरह भी यूज किए गए, इसकी एंट्री रहेगी एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। गुड्स आर इनवेरिएबली सोल्ड टू शो अ जीपी ऑफ 20%। इनवेरिएबल मतलब कंसिस्टेंट, वेरिएबल क्या होता है जो हिलता है, इनवेरिएबल मतलब जो नहीं हिलता। तो एक कंसिस्टेंट जीपी रेट है 20% ऑफ सेल। डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज फर्दर ड्रॉइंग्स, ध्यान से, फर्दर ड्रॉइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय प्रोराइटर। कहता है अगर आपकी कैश बुक में डिफरेंस आ गया तो डिपेंडिंग ऑन जिस तरफ भी शॉर्टेज आएगी, अगर तो आपकी रिसीट साइड पे शॉर्टेज आती है तो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल माने, पेमेंट साइड पे कुछ गड़बड़ दिखती है तो उस एंट्री को पूरा करने के लिए एडिशनल ड्राइंग्स मान लें, ऐसा कहा गया। प्रोवाइड 2% ऑन डाउटफुल डेटर फॉर क्लोजिंग, प्रोवाइड 2% फॉर डाउटफुल डेट ऑन क्लोजिंग डेटर्स। अब करने की स्ट्रेटजी तो यही है बेटा, देखो यहाँ तो हम इसका सोल्यूशन आपके लिए रख रहे हैं। स्ट्रेटजी तो ये है कि भाई आप लोगों को इसमें मल्टीपल अकाउंट बनाने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारा काम सही समझ आता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस शीट का पहला नोट बना हुआ है, क्या इसके लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है क्वेश्चन में। सर देखें जरा, 1/4/2016 को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो इस नोट को आप देखें, जैसे कि फर्नीचर, तो यहाँ आपको फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक बैलेंस, ये सब बेटा जी आप लोगों को वहाँ पड़ा ही था। और लाइबिलिटी साइड आइटम क्या थी, लाइबिलिटी साइड आइटम में सर क्रेडिटर दिखा सकते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा सकते थे, और तो कुछ था नहीं। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा के हमारा कैपिटल का बैलेंस सबका आ गया होगा ओपनिंग। आपने चाहे सीक्वेंस कुछ भी रखा हो नोट का, बट ये इसी तरीके से कैपिटल का बैलेंस आपका आया होगा। अब परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर का नोट बनाया इन्होंने, इसके लिए थोड़ा अनसोल्ड वर्जन में चलें। क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं आपको, देखते जाएं।
फिर उसके बाद आपको क्रेडिटर के बाद पेमेंट जो क्रेडिटर को हुई है वो थर्ड पॉइंट में दी हुई है। और एक मेरे को याद आ रहा है बिल इंडोर्समेंट की बात भी कहीं हुई हुई है सर, सी पॉइंट पे हुई है वो। तो आप क्रेडिटर के अकाउंट में देखेंगे कि ओपनिंग आ गया, देन पेमेंट आ गई, 8,000 रुपये डिस्काउंट भी, और जो बी आर डिसोनर हुआ था उसकी बी आर जो इंडोर्स हुआ था उसकी एंट्री क्रेडिटर टू बी आर। फिर उसके बाद बिल आपका डिसोनर भी हुआ था, डेटर टू क्रेडिटर की एंट्री। सारा कुछ सही लगाएंगे तो परचेज इतनी आपकी आ जाएगी। अब बात आती है आपकी सेल की। सेल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में परचेज आपने जस्ट ढूंढी है। परचेज में से जो इन्वेंट्री एडवर्टीजमेंट की तरह मटेरियल की तरह बांट दी गई वो माइनस करनी ना भूलें। फ्रेट जोड़ें, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो हटाएं, सीओजीएस आ जाएगा। सीओजीएस आने के बाद इस पॉइंट का ध्यान दें कि भाई आपको 20% प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए। 20% प्रॉफिट ऑन सेल मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो इसके तरीके से आपकी जो कॉस्ट पे प्रॉफिट 25% लगा के आप अपनी सेल तक बड़े आसानी से पहुंच सकते थे, बहुत ही आसानी से। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ तक। अब डेटर का अकाउंट बनाया गया। सेल के बारे में अगर हम बात थोड़ी सी और बढ़ा लेते सर तो अच्छा होता। देखिए सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये वो तो चलो पता है, ठीक है, बहुत सही बात है। जहाँ यहाँ अगर आप ये देखें कि इन्होंने कहीं पे भी कोई ज़्यादा इंडिकेशन नहीं दिया कि सेल में कैश क्रेडिट का ब्रेकअप कैसा है, तो सारा का सारा सेल क्रेडिट ही माना गया। ओपनिंग डेटर, सेल्स, फिर एक कलेक्शन वाला पॉइंट और डिस्काउंट वाला पॉइंट, ये बिल जो कस्टमर पे ड्रॉ किए थे, ये बिल जो डिसऑनर हो गया, एंड दिस इज द बैलेंस फिगर जिसके लिए अकाउंट बन रहा है। तो प्लीज चेक कि आपका क्लोजिंग डेटर इतना आया था कि नहीं आया था। नाउ कैश एंड बैंक अकाउंट इन कॉम्बिनेशन। सर देखिए, ज्यादातर आइटम्स इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं कुछ खास। ओपनिंग बैलेंस है, देन डेटर कलेक्शन, बीआर से कलेक्शन, अकाउंट जो कलेक्शन इस बार बीआर की हुई, द मिसलेनियस इनकम, उसके बाद फ्रेट की पेमेंट, फर्नीचर की पेमेंट, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ देखेंगे तो इन्होंने 95 पे 200 यूनिट्स खरीदे हैं, तो 95 इंटू 200 इज 19,000। 19,000 ही वहाँ प्लेस किया गया है। और देखते हैं तो एक्सपेंसेस वगैरह। एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंसेस सर ये दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर 8 आपके सामने, एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी पेड 95,000 रुपये, 95,000 रुपीज़। अब क्या होगा कि क्लोजिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ड्राइंग्स एक दी हुई है, दूसरी बैलेंस फिगर है। पहले तो आप ये देखें कि ड्राइंग्स इन्होंने यहाँ आपको अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दिया हो 70,000, और क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दिया हो कि और ड्राइंग्स आ सकती हैं। वो हिंट मिलता है एफ पॉइंट में जाके, जहां लिखा है डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज फर्दर ड्राइंग। अब ऐसे मौके पे आप सबको पता है जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, भाई हमें बहुत आराम से चलना पड़ता है। हमें पहले देखना पड़ता है कि हमने कैश बुक वाकई में पूरी बना दी है। 70,000 की ड्राइंग जब आप लिखेंगे तो प्रोवाइडेड आपका रिसीट साइड बिल्कुल प्रॉपर बना है और बाकी पेमेंट्स भी सही बनी है, तो एक डिफरेंस आने लग जाएगा 21,000 का। उसकी एंट्री जरूरी नहीं है कि सजेस्टेड आंसर की तरह करनी है, आप बाय ड्राइंग लिख के ब्रैकेट में एडिशनल भी लिख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि 91 दिखाना है। बट सर ये 21,000 रुपया उसका ठीक आएगा जिसके सारे पॉइंट पहले ठीक हुए होंगे, बात आपको भी अच्छे से पता है। अब इसके बाद इन्होंने बनाया सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पहले कुछ नोटिस में लाना चाहता हूँ। सर देखिए, एसेट लायबिलिटीज को देखिए जरा। प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग भी दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी दिए हुए हैं, प्रीपेड एंड में भी दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग भी एंड में भी दिए हुए हैं। तो ये कंबाइंड एक्सपेंस अकाउंट बनता होता है, वो इन लोगों ने बनाया। जैसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ लिख दिए, बिल्कुल जी। ओपनिंग प्रीपेड यहाँ लिख दिए। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग प्रीपेड है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है बेटा। अब क्लोजिंग प्रीपेड एसेट है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो टू बैलेंस कैरी डाउन। चार तरह के बैलेंस इसके अंदर आ चुके खाते में, ये एक नहीं है, आपने दो खाते जोड़ रखे हैं। उसके बाद आपने पेमेंट की एंट्री कर दी, जो एक्सपेंसेस पे हुए थे, ये सर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ये दिए हुए हैं एक्सपेंसेस पेड 95,000। 95,000 के एक्सपेंसेस यहाँ आ गए, बैलेंस फिगर में निकला 92। आपने अगर ऐसा मान लो जी सिस्टम नहीं बनाया अकाउंट टाइप, तो कई लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं। छोटे होते आप एक एनपीओ का चैप्टर करते होते थे +1 +2 में शायद, तो उसमें ऐसे भी सिखाया जाता था। एक्सपेंस पेड उठा लो, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड ओपनिंग प्रीपेड,
ठीक है भाई, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर, माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। बाय डूइंग दिस भी आपको पता चल जाएगा कि P&L में एक्सपेंस कितना डेबिट करना चाहिए। ये आपकी इच्छा रहेगी, जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चे को। देन उन्होंने BR का अकाउंट भी हमें बना के दिया है, जो कलेक्शन यहाँ दिखाई गई है उसके लिए। वो डेटर से एंट्री आई 1 लाख की, ये क्रेडिटर को इंडोर्समेंट हुई, ये आपकी कलेक्शन, और ये बैलेंस फिगर, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट बनाया गया। एक अजम्पशन भी दी गई है कि सारी सेल और परचेज जो हो क्रेडिट बेसिस पे। आओ जी, अब ओवरव्यू ले अपना जीपी एनपी के आंसर का। पहले जीपी तो चलो आ ही गया, क्योंकि परसेंटेज से ही आपको पता चल गया था, बट स्टिल इस अकाउंट में पुट करके भी आना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जीपी इतने लेवल पे गिवन है। नाउ उसके बाद जब हम जाते हैं P&L में, तो खर्चे वाला पॉइंट, वो एडवर्टीजमेंट मटेरियल वाला, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, ये सब आसान है। क्लोजिंग डेटर पे प्रोविजन भी। एक जो पॉइंट मिस हो सकता है वो ये वाला है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रू कराना। और यहाँ ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट होगा, नॉट दी 19,000। फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। फेस वैल्यू 100 रुपए थी 200 यूनिट के हिसाब से। इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट आता है 10,145। अब आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है, जिसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, देन देयर इज क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर फर्नीचर, ओपनिंग, एड, एडिशन, और उसमें से वो डेप्शन वगैरह हटाई गई है, उस सब का आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर दैट मेरे पास जी ये पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स का, उस पर इंटरेस्ट एक्रूड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी गई है, डेटर पे प्रोविजन हटा दी गई है, क्लोजिंग BR, और बैलेंस शीट का आंसर आपका इतना आएगा। हाँ, अगर आपने मान लीजिए कि अपनी कैश बुक में थोड़ा उलझा लिया काम को और वहाँ आप इधर उधर हो गए, तो आंसर अपने आप नेचुरल है, काफ़ी हद तक इधर उधर हो जाएगा। होपफुली आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है जी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, थोड़ा डिफरेंट है इससे, देखते हैं कैसा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग। चिराग की बैलेंस शीट दी हुई है, तो आपकी बैलेंस शीट आप देख सकते हो 31 मार्च 15 की है। मैं क्या हाईलाइट कर दें एक बार, नॉर्मल टेलिड है। ब्रॉयट अक्कर्ड ऑन द नाइट ऑफ 31 मार्च 2016। ये तो होना ही था बेटा, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन और दंगे फसाद ना हो, ये कैसे हो सकता। इन विच ऑल बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वर लॉस्ट। कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश। कैशियर ने कैश लेके भागना था और वो भाग चुका। अब आपका काम क्या है? उसे पकड़ना? नहीं सर, कितना कैश लेके गया ये पता करना। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फो। द सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। कहते जो आपकी सेल है पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। You always sell goods at cost plus 25%. 20% of the total sale for the year ended 31 March 16 were for cash and there were no cash purchase. तो ये बता रहा आपको कि कितनी मेरी सेल है कैश के लिए होती है, और कैश परचेज हो कहता हम करते ही नहीं। बड़ा ही अच्छा पॉइंट बेटा। ऊपर बैलेंस शीट देखो पिछले साल की, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है सर। अब ये पढ़ना, 1 April 15 stock level was raised 30,000 and the stock was maintained at this new level throughout the year. मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओपनिंग स्टॉक को बदल दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। ओपनिंग स्टॉक तो वही है जो पिछला दिन है उसका क्लोजिंग है। पर इन्होंने क्या किया कि 1 अप्रैल से ज्यादा स्टॉक रखना शुरू कर दिया। मतलब 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल का एंड, कितना स्टॉक रखना शुरू कर दिया? 30,000। और साथ साथ बातों बातों में कह गए कि हमारा एंड में भी 30,000 ही है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट हो सकता है। यहाँ आप लोगों ने गलतियां की हो सकती हैं, प्लीज चेक करना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहता है 140 है, जिसमें से 35,000 कैश में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश और बैंक को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ताकि कैशियर ठीक कैश लेके भाग सके। बिजनेस एक्सपेंस ही कहता है 20,000 है, 5,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 6,000 की पेमेंट चेक से हुई है, 20 में से 5 आउटस्टैंडिंग है, 6,000 की पेमेंट चेक से हुई है। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक रिवील पेमेंट टू क्रेडिटर इतना, ये एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक का। पर्सनल इतना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा। जीपी एज पर द लास्ट ऑडिटेड अकाउंट, लास्ट ऑडिटेड अकाउंट 30,000 का जीपी दिखा रहे हैं बेटा जी। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर दिस मच रेट्स। अमाउंट कलेक्टेड बाय कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल। मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल, सर ऐसा एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मैनुअल से भी कराया गया था ओल्ड कोर्स के।
जहाँ बताया गया था कि रिकवरेबल बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो कैशियर है ना, जो पैसा वो आपका ले गया है, वो रिकवरेबल है। बात हुई थी कि अगर आपकी पुलिस से अच्छी जान पहचान है तो रिकवरेबल माना जा सकता है। ऐसी बातें क्वेश्चन में नहीं लिखनी, बट याद ये रखें कि अब ये पी एंड एल में बुक नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड द बैलेंस शीट। सर पहले तो आपका ध्यान थोड़ा सा इस जीपी वाली इंफॉर्मेशन पे जाना चाहिए। सेल इस बार 20% ज़्यादा है, जीपी मार्जिन भी दिया हुआ पिछली बार का, तो यहाँ से बेटा तुम सेल तो ले ही आते। तो पहले हम इसी पे चलते हैं कि सेल्स कैसे लानी है। देखो लास्ट ईयर का जीपी 30,000, अब ये 100/20 क्या हो रहा है भाई, मैं इस पे थोड़ा सा आपको समझा लूं ताकि आपको क्लियर हो। तो भाई इसके लिए आप क्वेश्चन में पढ़ें, जीपी रेट का इंफॉर्मेशन यहाँ बिल्कुल है, हम इसे नहीं कह सकते कि नहीं है। he always sell he always he always sell his goods at cost plus 25%। इस बंदे का जीपी कॉस्ट पे 25% है। अगर कॉस्ट पे किसी का जीपी 25% हो तो सेल पे 20% होता है। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछला जीपी उठाया, डिवाइड बाय जीपी रेट किया, इससे आ गई जी इनकी पिछली बार की सेल। फिर उस सेल में 20% बढ़त है, ऐड कर दिया गया। अब कई मेरे दोस्त ये भी कहेंगे सर हमने जीपी कोई 20% बढ़ा के डिवाइड बाय 20% कर लिया था तो भी आ गया। वो भी एक ही बात है, 180 की सेल आपकी आ गई, इसका 80% आपका क्रेडिट है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल रहे हैं, सेल माइनस जीपी सारे बच्चे जानते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से आप जा सकते हैं परचेज तक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ध्यान दें यहाँ पे माइनस ओपनिंग में 20 ही आया। मैंने बताया था कि 31 मार्च को पिछले साल 20,000 का स्टॉक है इनके पास। 1 अप्रैल का ओपनिंग वही माना जाएगा। 1 अप्रैल के डे एंड पे आप चाहे 30,000 रखना शुरू कर दें चाहे 2 लाख रखें, वो आपकी इच्छा। तो ये बड़े प्रीलिमिनरी से नोट थे, ये पहले ठीक बने होने चाहिए। प्लीज इंश्योर कि ये सारा आपका ठीक आया। इसके बाद बाकी की जड़ी वर्किंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि हम ये मेन देखो जी, फोकस इसमें ये कैश बैंक वाले और इन डेटर क्रेडिटर में है, और है क्या इसके अंदर। तो ये डेटर का ओपनिंग आ गया, ये क्रेडिट सेल आ गई। उसने ये बोला था, ये देखें कि भाई डेटर ने मेरे को दिए 1,40,000 रुपये, ले अभी 1,40,000 रुपये, उसमें 35,000 रुपये चेक कैश में, ऑफ विच 35,000 वॉज रिसीव्ड इन कैश। तो यहाँ देखें जी, 1,40,000 में से 35,000 हटा के बैंक में, बाकी कैश में, दोनों नीचे अपनी अपनी जगह। यहाँ अगर देखें कैश बैंक को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। ये कैश सेल आ चुकी है, कलेक्शन अलग अलग हो चुकी है। और डेटर अकाउंट में है कुछ सर, बिल्कुल आसान है, क्लोजिंग डेटर आ भी गया। सर ओपनिंग क्रेडिटर परचेजेस हमें पता है। अब अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जी आपको बताता है कि एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील पेमेंट टू क्रेडिटर 1,37,500। क्रेडिटर को जो पेमेंट हुई है वो 1,37,500 की हुई है। सर 1,37,500 की पेमेंट कर दी हमने, उसके बाद बचा हुआ क्लोजिंग क्रेडिटर आ गया। अब ये पेमेंट तो नेचुरल है, पूरी की पूरी बैंक रूट से ही है, तो वो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। अब जो एक्सपेंसिस वाला पॉइंट है, एक्सपेंसिस में देखो जी वर्डिंग को प्लीज पकड़ेंगे जरा। 20,000 का खर्चा, उसमें 5,000 तो आउटस्टैंडिंग है, बचा कितना 15। 15 में से 6 की पेमेंट चेक से है, 6 की पेमेंट 15 में से चेक किया तो बाकी नो कैश होगी। ये लो नो कैश 6 ये। अब उसके बाद जी ड्राइंग है। अब ये ड्राइंग कहाँ दे रखी है सर, तो ड्राइंग के बारे में आपको यहाँ से मिलेगा, एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक, ये वाली लाइन में आपको 4-5 एंट्रियाँ मिल रही हैं, वो आपने यहाँ से यहाँ उठा देनी है। क्रेडिटर, पर्सनल ड्राइंग, माया जमा, माया निकाली, तो ये सारी एंट्रियाँ आपकी नॉर्मल है। ये देखो जी ड्राइंग कर दी हमने, ये माया आप जड़ी है विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ आप डिपॉजिट करा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये कैश कॉलम में से हटाया जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, और ये एक आपकी और एंट्री है कैश टू बैंक, ये विड्रॉल है वहाँ से, तो समझ सकते हैं। जब आप ये सारा कुछ सही बना लेते हैं तो आपके पास यहाँ जो एंड में 4500 रुपये का कैश का डिस्क्लेशन आएगा। मतलब ये वो 4500 है जो आपका कैशियर लेके भाग गया। चेक करें अगर आपका सही बना है कि नहीं। 22,000 रुपये क्लोजिंग बैंक आता है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके और कोई नोट्स वगैरह बनने चाहिए खास। इसके बाद हम इसके आंसर्स को जरूर आपके सामने रखेंगे, वहाँ फिर से आपको ओपनिंग स्टॉक के दर्शन कराए जाएंगे 20,000 के, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों ने पॉइंट गलत किया होगा। देन देयर इज क्लोजिंग स्टॉक, देन देयर इज जीपी। उसके बाद जी छोटे मोटे डेप्रिसिएशन वगैरह के पॉइंट है। डेप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं होती है, ध्यान रखें, कहीं कैश बुक में ना डाल दें। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, कैश आइटम नहीं है।
नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 12,325 का। उसके बाद बैलेंस शीट बन रही है, बैलेंस शीट के अंदर आप चेक कर सकते हैं सारा कुछ ओके। ये देखिए सर, वो जो कैशियर पैसे लेके भागा है वो उससे रिकवरेबल है। तो इंस्टीट्यूट हमेशा यही वर्डिंग यूज करता है, सन्ड्री एडवांस। कई बार थोड़ा बुरा भी लगता है, एक तो अगला चोरी करके भाग गया, तुम एडवांस दिखाई जा रहे हो। बेटा फिर अमाउंट रिकवरेबल लिख दो, यही लिख दो सारा। बट अगर इस लॉस को आपने पीएनएल में बुक किया तो मैं आपको कह दूं आपके 2-3 नंबर कटेंगे। बैलेंस शीट भी आपकी गलत बन रही है, नेट प्रॉफिट भी गलत बन रहा है, क्लोजिंग कैपिटल भी गलत बन रहा है। क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है यार रिकवरेबल है, तुम पीएनएल में बुक करी जा रहे हो, तो ध्यान रखो जरा, ठीक है भी। होपफुली आपने ऐसा कोई हरकत नहीं किया होगा। इसके बाद जी एक क्वेश्चन हमने डाला जी फाइनल अकाउंट का, ओलिवा कंपनी लिमिटेड के नाम से। नॉर्मल क्वेश्चन था, पहले एक बार ट्रायल का आइडिया ले लें फिर करते हैं। ट्रायल में किस तरह की आइटम है पता है हमें? क्रेडिट साइड देखते हैं पहले तो, सेल, इंटरेस्ट, पी एंड एल, ओपनिंग शेयर कैपिटल, लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रायल का ये जी आपका क्रेडिट साइड है, बड़ा ओके सा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात हो सकती है। देन देयर इज एफजी, मैन्युफैक्चरर लग रहा है ये। परचेजेस डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आगे। सैलरी, वेज, इंटरिम डिविडेंड इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एप्रोबेशन आइटम है सर, पहले प्रॉफिट निकाल लें फिर सोचें। ये आपके पीपी आगे। देन यहाँ आपको ध्यान रखना था स्टोर और पार्ट्स कंज्यूम्ड दे रखे थे। देन इन्वेस्टमेंट सी, देन ये बाकी चीज़ें। एडजस्टमेंट का लेवल कैसा है चेक करें। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हुई है रॉ मटेरियल एफजी की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं। इंटरेस्ट क्रूड नॉर्मल। जनरल चार्जेस की प्री पेमेंट है, ध्यान रखना होगा। 4 तरह की डिप्रिसिएशन है, 4 आइटम्स पे शायद डिप्शन दे रखी है। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज 1000, इंपॉर्टेंट। करंट मेच्योरिटी और लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है कि लोन का वो हिस्सा जो अगले 12 महीने में हमने पे करना है, और वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं रहता होता। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी थी। तो जहां तक हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, उसमें तो कुछ समझाने वाली बात वैसे है नहीं। सेल उठानी है, डेबिट साइड पे देखना है कोई रिटर्न तो नहीं है, एज इट इज डाल देनी है। फिर बात आती है सर अदर इनकम की। अदर इनकम में सर ये 3900 का इंटरेस्ट इनकम यहाँ दिख रहा है। बाकी जब आप और देखते हैं तो 300 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूड भी है। तो ये अदर इनकम जोड़ के आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। होपफुली आपसे बन पाया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब कॉस्ट ऑफ हाँ, आगे का फॉर्मेट क्या है एक्सपेंसेस का? CPC EFDO। C is cost of material consumed, P is purchase of stock in trade, C is change in inventory, E employee benefit, finance, depreciation, amortization, पता ही है आपको। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हो सकता है कि आपके ये वाले आंसर ना हो, तो इसकी डिटेल में मैं आपको जरूर लेके चलता हूँ। तो भाई हमारे पास ये पॉइंट नंबर 10 है। ये एक तो थोड़ा सा ना लिखने में गड़बड़ हुई है, मैं उसको पहले ठीक करा दूं। पॉइंट नंबर 10 कहाँ गया भाई? ये रहा, ये रहा। लो सर, इधर अनसॉल्व में से देखते हैं, वहाँ आंसर के लिए देखेंगे। ये देखें जी सर, यहाँ आपके पास बैलेंस शीट के अंदर, ट्रायल के अंदर ओपनिंग रॉ मटेरियल 30,000 बिल्कुल सर अवेलेबल, परचेज भी अवेलेबल। सर फिर ना आपको थोड़ा ये देखना पड़ना है कि स्टोर एंड स्पेयर पार्ट कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है। अब इन्होंने ट्रीटमेंट कैसा किया और हमने कैसा किया, फर्क हो सकता है। ये इन्होंने उठाया ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये उठाई परचेज। ये ब्रैकेट जरा गलत लग गई है, इसको इग्नोर करें। ये 45,000 पॉजिटिव ही है, तो स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की कंजम्पशन भी इसी में ही जोड़ दी है। देन उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की है, क्योंकि आप देखते होंगे कि स्टोर और स्पेयर्स, लूज टूल, ये भी इन्वेंट्री का ही हिस्सा है, तो इन्होंने यही जोड़ दिया, जो कि गलत नहीं है, ठीक है बल्कि। उसके बाद जी इन्होंने क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री माइनस किया। वो मैं आपको यहाँ से जरूर दिखाना चाहूंगा कि क्लोजिंग RM आपको दिया हुआ था, वो कोई पॉइंट नहीं था, 25,800 दिया हुआ था। इससे फिर ये 12,64,200 रुपये बनते हैं। अगर आपका यहाँ थोड़ा आंसर अलग है तो आप समझ सकते हैं कि किस वजह से स्टोर और स्पेयर पार्ट का ट्रीटमेंट आपका अलग रहा होगा, तो प्लीज़ उसको इसके जैसे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद जी हमारे पास आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग FG को ही कंपेयर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ओपनिंग FG यहाँ आपको दिखेगा 46,500, क्लोजिंग FG बेटा जी नीचे दिखेगा 60,000। रूल क्या था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, साइन जो आए वैसे ही दिखाएं। सर 46,500, 46,500 माइनस 60,000, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा होगा, नेगेटिव साइन के साथ ही यहाँ दिखाया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नोट नंबर 12 इसके लिए बनाया गया, वहां भी आपको ले चलते हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ दिखाई गई हैं।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इन्होंने सैलरी एंड वेजेस दिखाया। सैलरी एंड वेजेस एक तो ट्रायल में से उठाया गया, बाकी जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है वो उसमें जोड़ा गया, तो जरा भी मुश्किल नहीं है। अदर एक्सपेंस में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल में प्रीपेड है, मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग है, वो सब करके दिखाया हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप लोग ज़्यादा इधर-उधर हुए होंगे, ये आपसे ठीक-ठाक बन ही गया होगा। उसके बाद ये आपकी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है जो कि कंप्यूट करनी है, तो हो सकता है सारा। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देन आफ्टर दैट पीबीटी, पीबीटी में से हमने माइनस किया है जी टैक्स 40%। टैक्स के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ था, टैक्स प्रोवाइड करने के लिए। एक बार चेक कर लें। 1 मिनट देंगे मुझे, लगता है कुछ लिखना रह गया। पढ़ लेते हैं। फ्रॉम दी अबव प्रिपेयर दिस, यार टैक्स वाला ना पॉइंट शायद इसमें लिखना रह गया। एडजस्टमेंट देखो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोवाइड दिस दिस दिस, ठीक है जी। और पढ़ो और पढ़ो। हम्म तो टैक्स वाला पॉइंट वैसे क्वेश्चन में लिखना रह गया था, अगर बाई चांस फिर नेचुरल आपने नहीं किया होगा तो उसको हम एक करेक्शन मान सकते हैं। अगर उसमें आपने नहीं किया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि जब नहीं लिखा हो तो बच्चा अपने आप तो प्रोवाइड करेगा नहीं। ये पॉइंट शायद लिखना रह गया है, अकॉर्डिंगली इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट इससे ज़्यादा आएगा। और फिर उसके बाद आगे की ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट की सजावट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखो जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट, उसमें से इंटरिम डिविडेंड माइनस, इतना तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस को सजाना है। अब जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसमें क्या करना है, 1000 रुपए की ਜਿਹੜੀ वो करंट मेच्योरिटीज है वो हटानी है, हटा दी गई है। उसके बाद आपको जो वो 1000 रुपए हैं वो यहाँ दिखने चाहिए, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपके ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ से देख दूं आपको तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। लुक, ये देखो, सिक्योर्ड लोन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है, एफडी में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है, तो वो अपने हिसाब से जो लॉन्ग टर्म वाला है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में ले जाएगा, शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म बोरिंग में डालेगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहीं भी ये कोई मैंने तो नहीं अजम्पशन लेनी। नहीं नहीं बेटा, आपने क्या ऐसी अजम्पशन लेनी है ऐसी, तो आपको पता ही क्या है। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन का अपडेशन वगैरह किया गया, इन्वेंट्री आइटम्स क्लोजिंग दिखाई गई हैं। तो बैलेंस शीट यार बहुत सिंपल सी है। हाँ, इस टेस्ट में जो मेन दिक्कत आई होगी वो आएगी टाइम मैनेजमेंट की। कई बार बच्चे ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़े बड़े 3 क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं, टाइम पर कम दिया आपने, नहीं टाइम बेटा बिल्कुल जेन्युइन दिया है, टाइम इतने में ये क्वेश्चन पूरे हो सकते थे। उस वजह से अगर आपने कंफ्यूजन में गलतियां बहुत कर दी हैं तो मेरी एडवाइजरी यही है कि भाई आप एक बार दोबारा करके देख लें इन क्वेश्चनों को। पीपी वर्ड यूज किया गया ये भी इंश्योर करना है। हाँ, तो अकॉर्डिंगली भी ये इसका डिस्कशन था, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई यहाँ जड़ा क्वेश्चन है तीनों ही वो ठीक ठाक साइज के हैं। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, जहाँ कोई एरर थी क्वेश्चनों में वो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें आपकी कोई गलती है नहीं है। ठीक है बेटा जी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। ओके जी, बाय बाय।